महापुरुषों के साथ विडंबना ये रही है कि उन्हें महान बनाने वाले लोग एक वक्त के बाद उनकी छवि या उनसे जुड़े प्रतीकों को इतना बड़ा कर देते हैं कि फिर उनके विचार और उनके कर्म गौण हो जाते हैं। राम, महावीर, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद आदि समाज में तो मौजूद हैं, लेकिन लोगों के ज़मीर में या उनके दिलों में उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में बात करने जा रहे हैं, गांधी के बारे में। नमस्कार, मैं स्वप्निल जैन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस खास कार्यक्रम बापू और उनकी आज़ादी में। गांधी जयंती आने वाली है। बात सिर्फ जयंती मनाने तक सीमित होती तो 2 अक्टूबर को गांधी की मूर्ति पर माला डालकर या उनके लिखे कथनों का व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर काम बन जाता, आसान भी होता। लेकिन आज की परिस्थितियों में जहां आपको हिंसा, झूठ और नैतिक पतन से जुड़ी कई घटनाएं आपके परिवार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देखने को मिलती है, उसमें फिर से गांधी की तरफ रुख करना जरूरी हो जाता है। और रुख करना महज एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी ना बनकर रह जाए, इसके लिए पहले गांधी को जानना, उन्हें समझना और उन्हें महसूस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए आप और हम साथ मिलकर जानते हैं हमारे बापू को, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी उर्फ मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर में दीवान थे और मां पुतलीबाई गृहिणी और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गांधी के ऊपर उनकी मां का काफी प्रभाव रहा। बचपन में गांधी विद्यालय तो जाते थे, पर पढ़ाई में उनकी कभी खास रुचि नहीं रही। वो सीधे, शांत, सरल और शर्मीले स्वभाव के बालक थे। झूठ, छल, धोखा, बेईमानी या किसी का दिल दुखाने जैसा व्यवहार ना तो वो कर पाते थे और ना ही सह पाते थे। अगर गलती से भी ऐसा व्यवहार हो जाता तो उन्हें मन ही मन उसकी टीस पहुंचती। वो बात उन्हें चुभती रहती, जैसे आपको या मुझे चुभती है जब हम कोई गलत काम करते हैं। बचपन में पढ़े नाटक श्रवण पितृभक्त और राजा हरिश्चंद्र ने उन पर बड़ा असर डाला। सच बोलने और सेवा का भाव रखने के बीच उनके स्वभाव में यहीं से अंकुरित होना शुरू हुए थे। उन्हें अपने पिता की सेवा करने का बहुत शौक था। लगभग 13 साल की उम्र में उनका बाल विवाह कस्तूरबाई से हुआ। अपनी जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी बाल विवाह और विवाह में पैसे और वक्त की होती बर्बादी की कड़ी आलोचना करते थे। वो लिखते थे कि ये लिखते हुए मेरा मन अकुलाता आता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी दोस्ती एक गलत व्यक्ति के साथ हो गई थी। उसके गलत आचरण से सभी घर वाले परिचित थे और उन्होंने गांधी को आगाह भी किया था। लेकिन गांधी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो दोस्त को सुधारने के लिए ही उसके साथ है। हालांकि बाद में अपनी जीवनी में उन्होंने स्वीकारा कि उनका अनुमान ठीक नहीं था। दोस्त एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए दोस्तों में सुधार के लिए बहुत कम जगह रहती है। इस दोस्ती का गांधी पर बुरा असर यह हुआ कि उन्होंने मांसाहार खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके दोस्त ने उनके दिमाग में ये भ्रांति बैठा दी कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि वो मांस खाते हैं और उन्हें हराना है तो हमें भी मांस खाना पड़ेगा। गांधी ने मांस तो खाया, पर वो फांस उनके दिल से नहीं निकली कि कट्टर वैष्णवी माता पिता को जब ये बात पता चलेगी तो उनके ऊपर आसमान फट पड़ेगा। इस दुविधा से निकलने का रास्ता उन्होंने ये सोचा कि माँ बाप के जीते जी मांसाहार नहीं करेंगे। हाँ, उनके मरने के बाद मांसाहार करने की उन्होंने छूट ली। सिर्फ असर मांसाहार तक होता तो बात कुछ नहीं थी, लेकिन मांसाहार के साथ साथ बीड़ी पीना, कस्तूरबाई पर रौब जमाना, उन्हें डांटना, उन पर हावी होना और एक वहमी पति बन जाना भी इसी मित्रता का असर था। उन्हें यह संदेह हो गया था कि पत्नी पति की गुलाम होती है, लेकिन जब उन्हें अहिंसा का ज्ञान हुआ तब उन्हें यह एहसास हुआ कि पत्नी पति की दासी नहीं, पर उनकी सहचारिणी और बराबरी की साझेदार होती। भला बुरा कहने की आजादी पति को है, उतनी ही पत्नी को भी है। दोस्ती का जो भी असर हुआ हो, लेकिन गांधी की नीयत हमेशा साफ थी और आखिर तक साफ रही। इसी वजह से उन्हें इस दोस्ती के कारण अहिंसा का पहला और बहुत ठोस पाठ सीखने को मिला, जहां से अहिंसा और सत्य में उनका विश्वास अगाध हो गया। दरअसल उनके भाई, जो उनके दोस्त के भी दोस्त थे, ने अपने मांसाहार के शौक की वजह से 25 रुपए के कर्ज में आ गए। गांधी और उनके चचेरे भाई की उम्र 15 वर्ष के आसपास की रही होगी। दोनों ने तय किया कि भाई के हाथ में जो सोने का कड़ा है उसमें से एक टुकड़ा काट कर कर्ज अदा कर देंगे।
कड़ा कटा, कर्ज अदा भी हुआ, पर गांधी के लिए यह बात कह पाना मुश्किल हो गई थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे और उन्होंने अपने पिता के सामने अपना गुनाह मानने की ठानी ताकि शुद्धि हो जाए, भले ही डांट ही क्यों ना खानी पड़े। तो गांधी ने चिट्ठी लिखी, उसमें माफी मांगी और विनती की कि उनके पिता इसे पढ़ने के बाद दुखी महसूस ना करें, वो आगे कभी चोरी नहीं करेंगे और जो भी सजा बनती है वो उसे भुगतने के लिए भी तैयार है। उनके पिता भगंदर से बीमार थे, सो हर वक्त चारपाई पर लेटे रहते थे। उन्होंने उनके हाथ में चिट्ठी दी और गांधी खुद सामने बैठ गए। पिता ने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकी, चिट्ठी गीली हो गई। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और वापस लेट गए। गांधी बताते हैं कि वो खुद भी रोए। वो कहते थे कि अगर वो चित्रकार होते तो उस दृश्य का चित्र बनाते। मोती की बूंदों के प्रेम बाण ने मुझे भेंट डाला, मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। मेरे लिए ये अहिंसा का पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की था लेना असंभव है। इस प्रकार की शांति पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि विरोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी शांति जो धारण की कि मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा करने की प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा लेता है, वो शुद्धतम प्रायश्चित करता है। कुछ वक्त के बाद गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वो अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनके पास नहीं थे, बल्कि अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में थे। हालांकि उनके स्वभाव और प्रेम में कभी कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी अपने पिता के साथ अपने अंतिम क्षणों में ना होना तो उनके लिए कलंक जैसा था। बहरहाल कुछ वक्त के बाद गांधी के पिता करमचंद गांधी के मित्र ने उनके बड़े भाई और माताजी को यह सुझाव दिया कि उन्हें गांधी को बैरिस्टर की पढ़ाई करवाने के लिए लंदन भेजना चाहिए। जमाना बहुत बदल रहा है और साथ में मुश्किल भी हो रहा है। ऐसे में राजकोट में अपने पिता की दीवान की गद्दी संभालने के लिए गांधी की अच्छी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसी से उनका पालन पोषण भी अच्छे से चल सकता था। गांधी के बड़े भाई ने तो तुरंत हाँ कर दी और जाने के लिए पैसों का इंतजाम भी करने लगे, पर माताजी यानी पुतली बाई को यह विचार डरावना लगा। उन्हें यह चिंता खाई जा रही थी कि उनके धर्म के हिसाब से मनुष्य को 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए: समुद्र पार करना, मांसाहार करना और पराई औरत के साथ रहना। अनजाने में उन्हें इन तीनों चीजों का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा था। उनके बड़े भाई और अपनी पत्नी के मित्र शुभचिंतक के समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने गांधी को ये कसम दिलवाई कि ना तो वो कभी मांसाहार करेंगे और ना ही किसी पराई स्त्री से संबंध रखेंगे। गांधी ने भी विदेश जाकर पढ़ाई करने के उत्साह में शपथ ले ली। अब जब मामला घर में सुलझा तो पंचायत में सरपंच और गांव में बिरादरी के बाकी लोगों के हिसाब से राजकोट के मोड़ बनिए की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इजाजत धर्म नहीं देता। बातचीत करने के लिए गांधी को मुंबई से वापस बुलाया गया जब वो लंदन के लिए जहाज पकड़ने को तैयार हो गए थे। गांधी आए और जब सरपंच ने उन्हें जाति का फैसला सुनाया तो गांधी ने कहा, विलायत जाने के लिए अपने निश्चय को मैं नहीं बदल सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं वो मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें जाति का दखल नहीं देना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि सरपंच ने गांधी को जाति से बाहर कर दिया और उनकी मदद करने वाले पर दंड लगाने का फरमान सुना दिया। गांधी को अपनी तो नहीं पर अपने भाई की बहुत चिंता थी, कहीं उनके पीछे इसका खामियाजा उनके भाई को न भुगतना पड़े, पर उनके भाई ने भी उदार रवैया अपनाते हुए उन्हें लंदन भेजा। इस तरह गांधी अपनी पहली विलायती यात्रा के लिए 4 सितंबर 1888 को जहाज पर चढ़े। गांधी जब लंदन पहुंचे तो उनके पास 3 लोगों के नाम सिफारिशी पत्र थे। उनमें से एक पत्र दादा भाई नावरोजी के नाम पर भी था। कुछ दिन होटल में रुकने के बाद उनके एक जानकार ने उन्हें रहने की व्यवस्था एक अंग्रेज परिवार के साथ कर दी ताकि वो वहाँ के तौर तरीके सीख सकें और अंग्रेजी में बातचीत सीख सकें। लेकिन वहाँ के मकान मालिक के लिए उनका शाकाहारी होना बड़ी समस्या बन गया था। बिना मांस के वहाँ खाने को बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। ऐसे में गांधी अक्सर भूखे ही रहते थे। उनके मकान मालिक जो उनके दोस्त बन चुके थे ने कई बार उन्हें समझाया कि शराब ना सही पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए, वरना लंदन के तापमान को उनका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। पर गांधी नहीं माने।
जब रिक्वेस्ट से काम नहीं चला तो उन्होंने गांधी को तर्कों से दबाया, थोड़ा फोर्स किया। तब गांधी ने कहा कि वो बेशक तर्कों में उनसे हार सकते हैं, लेकिन वो अपनी मां को दिए वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए कृपया उन्हें मांस खाने के लिए मजबूर ना करें। आखिरकार उनके मित्र ने हथियार डाल दिए। गांधी की भूख और उनकी कसम ने उन्हें अंत में एक अन्नाहार भोजनालय तक पहुंचा ही दी। वहां अन्नाहार पर कई सारी किताबें थी, सो भोजन करने से पहले उन्होंने किताब खरीदी और फिर भरपेट भोजन किया। अन्नाहार के पक्ष में दिए गए तर्कों को पढ़कर उनके मन में अपनी मां को दिए गए वचन के प्रति लगन और गहरी हो गई। लेकिन एक चीज उन्हें खटकती थी। लंदन के अंदर जब वो अपने मित्र के साथ कहीं बाहर जाते तो दोनों को लगता कि अपने अन्नाहार की जिद की वजह से गांधी जंगली और असभ्य दिखाई पड़ते हैं। सो वहां की सभ्यता में अच्छी तरह से ढलने के लिए उन्होंने दूसरे रास्ते पकड़ लिए। महंगी दुकानों से वहां जो कपड़े चलते थे वो कपड़े बनवाए। फिर वहां डांस को बहुत तरजीह दी जाती थी, तो कुछ महीने डांस भी सीखा। इस दौरान वायलिन के सुर पकड़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था, तो उन्होंने सोचा कि चलो वायलिन भी सीख ही डालते हैं। वायलिन क्लास लगाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में भाषण कैसे दे ये सीखने के लिए एक अंग्रेजी ट्यूटर को भी पकड़ा। लगभग 3 महीने के इस चिंतन के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, जो ये सब सीखकर वो आखिर कर भी क्या लेंगे। बेल की एक किताब स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पढ़कर उन्हें यह एहसास हुआ कि पेशे से जुड़ी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, जो उन्होंने वही किया। साथ ही उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई खर्चों में कटौती कर अकेले कमरे में रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पैदल आने जाने लगे। एक वक्त का खाना खुद बनाते, साथ ही वो अपने हर रोज के खर्च का हिसाब भी रखते। वो कहते हैं कि इस आदत ने आगे चलकर मेरे हाथों हुए लाखों रुपए के हेर फेर को आसान बना दिया था। गांधी अब तक अन्न आहार के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके थे और उससे जुड़े एक मंडल में भी शामिल हो गए थे। सस्ते होने के कारण बीच में गांधी ने अंडे खाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसे मांसाहार कहा जाए या नहीं ये एक बहस का मुद्दा था। इसलिए उन्हें लगता था कि मैंने सिर्फ मांसाहार के लिए मना किया, अंडे के बारे में तो मां जानती ही नहीं। लेकिन बाद में उनकी आत्मा ने उन्हें सच के लिए कचोटा और उन्होंने लिखा, मेरी प्रतिज्ञा माता को किया हुआ एक करार था। दुनिया में झगड़े केवल अर्थ के कारण उत्पन्न होते हैं। इकरारनामा कितनी भी सरल और साफ भाषा में क्यों ना हो, तो भी भाषा शास्त्री राई का पहाड़ बना देते हैं। इसमें सभी को भेद नहीं रहता, स्वार्थ सबको अंधा बना देता है। सुवर्ण न्याय तो यह है कि विपक्ष ने हमारी बात का जो अर्थ माना हो वही सत्य माना जाए। हमारे मन में जो कुछ भी है वो खोटा और अधूरा है। और ऐसा ही दूसरा सुवर्ण न्याय यह है कि जहां दो अर्थ हो सकते हैं वहां दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सत्य माना जाए। इन दो सुवर्ण मार्गों का त्याग होने से ही अक्सर झगड़े होते हैं और अधर्म चलता है, और इस अन्याय की जड़ असत्य है। माता ने मांस शब्द का तो अर्थ माना और जिसे मैं उस समय समझा वही मेरे लिए सच्चा था, वो नहीं जिसे मैं अपनी अधिक अनुभव से या अपने विद्वता के मद में सीखा समझा था। इस तरह से गांधी मांसाहार से ही बचे रहे और अपने वचन का पालन करते रहे। अन्नाहार पर बड़ी किताबों का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने यहाँ एक अन्नाहार से जुड़ा मंडल भी ज्वाइन किया और इसके प्रचार प्रसार में लगे रहे। लेकिन इस सब के दौरान भी गांधी अपनी लाज शर्म की आदत से पार नहीं पा पाए, जो कि एक वकील के लिए बहुत नुकसानदायक होता था। वहां के लोगों से बातचीत करने में उन्हें झिझक महसूस होती थी। लोगों में भाषण देना हो तो वो पहले ही अपने कदम घबराहट के मारे पीछे खींच लेते थे। एक बार वो समुद्र किनारे ब्राइटन नाम की एक जगह घूमने गए। वहां एक होटल में खाने पहुंचे तो सभी डिशेस के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी, उसने गांधी की मदद कर दी। उसके बाद जो उनका संबंध जुड़ा सो लंबे समय तक बना रहा। वहां उन्हें हर रविवार या किसी खास मौके पर अपने घर भोजन के लिए बुलाती थी। उनका शर्मिलापन दूर करवाने के लिए जवान लड़कियों से उनकी जान पहचान करवाती थी और बातचीत करवाती थी। अब उस वक्त कुछ ऐसा हुआ करता था कि कई सारे भारतीय लड़के जिनका बाल विवाह हो चुका है लंदन पढ़ने जाते थे। वहां का माहौल काफी खुला था। लड़का लड़की के मिलने जुलने, बातचीत करने, दोस्ती करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी और ये काफी आम भी माना जाता था। अब भारतीय लड़कों को ये आज़ादी बहुत पसंद आती थी और उन लड़कियों के प्रति हमेशा आकर्षित रहते थे और उनसे बातचीत में अधिकांश ये बात छुपाते थे कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी भारत में उनकी राह देख रही। अब जैसे बाकी भारतीय लड़के वैसे ही गांधी। बुढ़िया की बदौलत एक लड़की से उनकी दोस्ती हो गई। बात आगे बढ़ी थी, उससे पहले ही गांधी के दिमाग में दिए हुए तीसरे वचन की घंटी बज गई। वो दुविधा में पड़ गए और उन्हें शर्म आने लगी।
उन्होंने काफी सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं उस लड़की को बता दूंगा कि मैं शादीशुदा हूं। उन्होंने एक पत्र लिखा, जब से हम मिले हैं आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे माँ सा प्यार दिया, आपने मेरी झिझक को दूर करने के लिए कई सारी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन मैं बता दूं कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी और मैं एक छोटे से बच्चे का बाप भी हूँ। मुझे आपको ये पहले से ही बता देना चाहिए था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब भगवान ने मुझे हिम्मत दी है, तो क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इस पत्र के मिलने के बाद आप चाहें तो मैं आपके घर ना आऊँ तो मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, और आप चाहें कि मैं आपके घर आता रहूँ तो उसमें आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उसी प्रेम के योग्य बनने की हमेशा कोशिश करूँगा। उन दोनों महिलाओं ने न सिर्फ गांधी को माफ़ किया, बल्कि अगले रविवार को उनके बाल विवाह के किस्से सुने और उनके साथ हंसी मजाक भी की। इस तरह गांधी ढेर सारे अनुभव और ढेर सारे धार्मिक, भोजन संबंधित और व्यवहार संबंधित ज्ञान को लेकर अतः बैरिस्टर बन चुके थे, लेकिन वकालत का ज्ञान और अनुभव उन्हें अभी भी राई के दाने जितना ही था, जिसकी वजह से हमेशा ये डर उनके मन में बना रहता था कि भारत जाकर करूंगा क्या। वो जिससे भी अपने वकालत से संबंधित समस्या पर बातें करते तो उन्हें जवाब यही मिलता कि उन्हें दुनियादारी का ज्ञान बहुत कम है। लेकिन ईश्वर के बारे में पढ़ने और उनमें विश्वास रखने वाले गांधी थोड़ी सी उम्मीद अपने साथ लेकर जहाज पर चढ़ गए और भारत में अपनी नई पारी की शुरुआत के लिए रवाना हो। गांधी और उनके सफर से जुड़े आगे की बातें अगले एपिसोड में। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय गांधी और उनके विचारों के बारे में, साथ ही उनके आदर्शों के बारे में भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।